आज आपके सम्मुख सुलभ न्याय भाग 2 हम प्रस्तुत कर रहे हैं। 1800 शताब्दी में एंग्लो इरिश नॉवेलिस्ट ओलिवर गोल्डस्मिथ ने कहा था कि लॉज ग्राइंड द पुअर एंड रिच मेन रूल द लॉ, अर्थात कानून गरीबों को पीस देता है और धनी लोग कानून पर राज करते हैं। गरीबों को न्याय मिलना बहुत कठिन है। न्यायपालिका की स्थिति पर एक नज़र आप डालिए। माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्ति अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद बड़े पद की लालसा मन में संजोए रहते हैं। साल 2023 में बार एसोसिएशन के एक लेख में छपने के मुताबिक 5 वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद 21% जजों ने कोई न कोई पद जरूर संभाला है। यदि कोई जज किसी बड़ी कुर्सी की लालसा रखता है तो निश्चित ही उसके फैसले देश को प्रभावित करते हैं। प्रायः जब लड़ाई होती है तो अधिकांश 80% लड़ाई सरकार से ही होती है, और जब कोई माननीय न्यायमूर्ति किसी पद की लालसा में बने रहते हैं तो उसके न्याय उस फैसले को प्रभावित करते हैं। अब आप एक एक करके आप देखिए। कोलकाता उच्च न्यायालय के माननीय जज अभिजीत गंगोपाध्याय 48 घंटे के भीतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 5 मार्च 2024 को इस्तीफा दिया तथा 7 मार्च 24 को बीजेपी में शामिल हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी जल्दी बीजेपी में शामिल हो जाने में पूर्व से इनकी भूमिका नहीं रही? निश्चित ही इनका कहीं न कहीं कोई न कोई टच बना रहा। देश के 46वें चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई साहब 17 नवंबर को यानी फैसले के अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए। 4 महीने बाद 16 मार्च 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया। आखिर इस मनोनीत में किसी की सलाह तो जरूर रही होगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक भूषण NCLAT नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष 4 माह बाद ही बना दिए गए। तीसरे एस अब्दुल नज़ीर 4 जनवरी 23 को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हो गए और रिटायरमेंट के 2 माह बाद ही आंध्र प्रदेश के राज्यपाल पद पर नियुक्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस रोहित आर्य अप्रैल 2024 में रिटायर होकर बीजेपी में शामिल हो गए। ये जस्टिस रोहित आर्य सोशल मीडिया में बहुत अधिक सक्रिय रहे। वैसे तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये इस तरह का वीडियो बनाना ये अपराध जैसा है, लेकिन पता नहीं इनके सारे वीडियो उनके न्याय वाले यहाँ सोशल मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोरते थे। कभी किसी डायरेक्टर से को कह देते थे कि आप 10 से 5 केवल फूल माला डालते हैं और फूल माला अपने गले में डलवाने का काम करते हैं और आप दूसरा कोई कार्य नहीं करते। एक अधिकारी को एक बार इन्होंने कह दिया था कि तुम चपरासी बनने लायक हो। 40वें मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम रिटायरमेंट के बाद सितंबर 2014 में केरल के राज्यपाल बना दिए गए। यह सिलसिला ये तो अभी का है, लेकिन इसके बाद यह व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल 2018 में रिटायरमेंट के बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष बनाए गए। जस्टिस रंगनाथ मिश्र
1992 में रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। जस्टिस फातिमा बीबी रिटायरमेंट के बाद तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गईं। जस्टिस एस फजल अली 18 सितंबर 1951 को रिटायरमेंट के बाद उड़ीसा के राज्यपाल बना दिए गए। यह एक लंबी लिस्ट है और तमाम इसी तरह से ये जज साहबान विभिन्न पदों में लगातार सुशोभित होते रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के 3 साल अथवा 5 साल के पहले किसी को कोई पद न दिया जाए, इस प्रकार का लोकसभा राज्यसभा से बिल पारित किया जाए, जिससे इनके फैसले न्याय में बाधा न डालें। यहाँ हमने पहले ये भी कहा था कि जो बड़े अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईएएस हैं और जो बड़े पदों में सुशोभित हो जाते हैं, उनके मन में भी इस तरह के पदों की पाने की लालसा जागृत हो जाती है, तो उनको भी 3 वर्ष के पहले राजनीति में प्रवेश न दिया जाए। यह देश हित में होगा। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि इन जज साहिबानों को 3 वर्ष के पद दिए जाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सहमति का हस्ताक्षर अवश्य करें, सहमति दें, ताकि इससे लोगों के बीच में भरोसा उत्पन्न हो सके कि आप न्याय की दिशा में एक कदम रख रहे हैं। अब एक दूसरा पहलू भी देखिए, इन बड़े बड़े माननीय न्यायमूर्तियों के तमाम सगे संबंधी उन्हीं कोर्टों में प्रैक्टिस भी करते हैं। अब इनकी भारी भरकम फीस होती है। इनके पास केस जाने का मतलब होता है कि एक तरह से जीतने की गारंटी जैसी हो जाती है। तो अब यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप सामान्य वकील कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक भय बना रहेगा, पता नहीं क्या निर्णय हो। बड़े बड़े विवाद इन्हीं न्यायपालिका में ही निपटाए जाते हैं। तो आइए अब एक जो है सगे संबंधियों का आप वीडियो भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि अंकल सिंड्रोम से ग्रसित है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कई सारे ऐसे जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने खुलकर नाराजगी इस पर दिखाई थी। लेकिन जरा वो लोग इस बात का जवाब दें कि आखिर कैसे 70 में से 35 इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस के रिश्तेदार भाई भतीजे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 24 की खास पड़ताल, जिसमें हमने पाया कि 70 में से 35 ऐसे जज हैं जो वाकई अंकल सिंड्रोम के शिकार हैं। कुछ जजों के बेटे सगे संबंधी इसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस शुरू करने के कुछ दिनों के भीतर ये लोग लाखों कमा लेते हैं। उनके भारी भरकम बैंक खाते हैं, लग्जरी कारें हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं और वो लोग ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत की इस टिप्पणी का एक एक लफ्ज सच से सराबोर है। ये महज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़वी हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हाई कोर्ट को भले ही नागवार लगे, लेकिन सच तो आखिर सच ही रहेगा। और वो सच ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के 70 जजों में से 35 के रिश्तेदार इसी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आइए हम आपका कुछ ऐसे जजों से परिचय करवाते हैं जिनका कोई ना कोई रिश्तेदार काला चोंगा पहनकर धड़ल्ले से कमाई कर रहा है। सूची लंबी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक किसी भी जज का कोई करीबी रिश्तेदार उसकी कोर्ट में वकालत कर ही नहीं सकता।
और ये व्यवस्था इसी के लिए रखी गई है कि न्याय में पक्षपात का आरोप न लगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जज ही इस नियम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यदि आपको यह हमारी बात अच्छी लगे, समाज हित में लगे, न्याय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहमति दीजिए और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।